बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने जाना था भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में कि हमारा भारतीय संविधान हमें कौन कौन से मूल अधिकार देता है। उसमें अपन ने जान लिया था समानता के अधिकार को। आज अपन जानेंगे स्वतंत्रता के अधिकार को। क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? उससे पहले अपन ये जाने क्या है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या? बंधनों का अभाव, कोई बंधन नहीं किसी के ऊपर। तो क्या वो स्वतंत्रता है? सुनने में तो ऐसे ही लगता है कि जो मेरी मर्जी आए वो काम मैं करूं, जहां मेरी मर्जी आए वहां मैं जाऊं, जहां मेरी मर्जी आए वहां मैं घूमूं। तो इस तरह की अगर आज़ादी हो तो उसको अपन स्वतंत्रता कहेंगे ना, कि किसी भी प्रकार के बंधन ना हो तो उसको कहा जाएगा स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता की एक उथली परिभाषा दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की स्वतंत्रता का अपन उपभोग करने लग गए तो फिर बहुत सारे व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे मतलब किसी को भी नहीं मिल पाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्वतंत्रता है कि आपके स्कूल के अंदर आप अपनी मर्जी आए तब आ सकते हैं। फिर वही स्वतंत्रता आपके जो सारे क्लासमेट्स हैं उनको भी मिलेगी। तो आप में से कोई सुबह 6 बजे आएगा, कोई कहेगा नहीं भाई मेरा तो शाम को पढ़ने का मन होता है, कोई कहेगा नहीं मेरा तो मन रात को होता है, और टीचर कहे कि नहीं मेरा मन तो सुबह पढ़ाने का ही होता है, मैं तो शाम को नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या कोई भी पढ़ाई कर पाएगा और कोई भी पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो क्या हो कि टीचर का मन भी उस वक्त पढ़ाने का हो और आपका पढ़ने का भी हो। इसके लिए एक कानून बना दिया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल लगेगी, इस वक्त में आपको भी स्कूल में आना है, टीचर को भी स्कूल में आना है। वो भी पढ़ा पाएंगे, आप भी पढ़ पाएंगे। यहाँ आप पढ़ पाए, आप कहें कि अपन अध्ययन कर पाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? आपको अपनी स्वतंत्रता का थोड़ा सा त्याग करना पड़ा, और आपको ज़्यादा बड़ा उसमें मिला कि जब मेरी मर्जी आए तब मैं स्कूल जाऊँ। इस स्वतंत्रता का त्याग करके हम एक बंधन के अंदर बंधे, हम एक नियम के अंदर बंधे, हम एक कानून के अंदर बंधे। तो इस कानून के अंदर बंध के स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, विचारों की स्वतंत्रता होती है, लेकिन इनके ऊपर कुछ कानूनन बंधन होते हैं। असल में वही होती है स्वतंत्रता कि कुछ युक्ति युक्त बंधनों के साथ में स्वतंत्रता आती है हमारे पास। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार किस तरह से हमारा संविधान हमें प्रदान करता है, किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं और किस प्रकार हम उनका उपभोग कर सकते हैं और क्या क्या उन पर प्रतिबंध हैं। चलिए जानते हैं। बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए, बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। मतलब कि हम अपनी स्वतंत्रता का आनंद तभी ले पाएंगे जब हम दूसरे की स्वतंत्रता को ठेस ना पहुंचाएं और जब हम कानून व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करें। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। देखते हैं अपन स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हमें हमारा संविधान है वो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। पहला अधिकार है स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें प्राप्त होता है। दूसरा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये हमें देता है अनुच्छेद 20। तीसरा है जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमें मिलता है अनुच्छेद 21 से। और फिर अगला है शिक्षा का अधिकार, जो कि संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ा गया था, वो मिलता है हमें अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। और फिर मिलता है अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, ये हमें मिलते हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें ये अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि हमें हमारे संविधान द्वारा दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अपन क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अनुच्छेद 19 हमें देता है। इसके तहत हमें 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हम अपनी भाषा का हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से लिख कर, बोल कर
अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हमें इस बात की स्वतंत्रता है और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हमें सरकार की आलोचना करना और कहें कि अपन जो हमारी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी भी समालोचना करना, इस तरह के अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। तो पहला अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति। फिर दूसरा आता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के निरायुध सम्मेलन अगर नागरिक करना चाहते हैं, नागरिकों का समूह करना चाहता है, तो हमारा संविधान हमें इसका अधिकार देता है कि मतलब कि लोग कितनी भी संख्या में इकट्ठे होकर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों के अनुसार सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, लोगों को संगठित होने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है। बहुत सारे लोग संगठन बनाते हैं, धर्म के नाम पर बनाते हैं, जाति के नाम पर बनाते हैं, पेशे प्रोफेशन के आधार पर भी बनते हैं संघ। तो वो संघ बनाने का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद आचरण का अधिकार, जो भारत का हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारे भारत देश की सीमा है, उसके अंतर्गत हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, घूम के आ सकते हैं। अगर आप भारत से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और मतलब कि और भी कागजी कार्यवाही की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत के किसी क्षेत्र में आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, आप तमिलनाडु जाइए, आप कर्नाटका जाइए, आप पश्चिम बंगाल जाइए, भारत के किसी भी सीमा क्षेत्र में जाने के लिए, घूमने के लिए, आबाद आचरण करने के लिए हमें किसी प्रकार की किसी भी कहें कि अपन विशेष किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह से आप अपने शहर में घूमते हैं, वहीं आप भारत के किसी भी सीमा क्षेत्र में आराम से घूम के आ सकते हैं। ये अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। अगला अधिकार देता है भारत के किसी भी भूभाग में निर्बाध घूमने और बस जाने निवास करने का अधिकार। कि आप भारत के सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर वहाँ बस सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं, वहाँ अपना घर बना सकते हैं, वहाँ अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान देता है। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, इसको आजीविका का अधिकार भी अपन कह सकते हैं कि आपको आपकी आजीविका कमाने का अधिकार है। के लिए आप कोई भी व्यापार करें, चाहे आप दुकान खोलें, चाहे आप कोई नौकरी करें, तो किसी भी प्रकार की आजीविका वृत्ति नियत कानूनों के तहत अगर आप प्राप्त करते हैं तो ये आपका मूल अधिकार है, अपनी आजीविका कमाने का अधिकार। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि इन बातों की जो 6 अधिकार हैं, इनकी रक्षा है वो राज्य के खिलाफ है। राज्य इन अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही हमारे संविधान ने उचित प्रतिबंध की व्याख्या की है। तो वो उचित प्रतिबंध हमारा राज्य है, वो अनुच्छेद 19 के तहत जो उल्लिखित हैं उनके अंतर्गत लगा सकता है। अगला अधिकार जानते हैं अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो कि अनुच्छेद 20 हमें प्रदान करता है। इसमें 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहली व्यवस्था तो कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस वक्त उसने कोई भी अपन कहें कि अपराध किया, लेकिन उस वक्त वो कृति अपराध नहीं थी, वो कार्य अपराध नहीं था। आज अगर उस कार्य को अपराध घोषित कर दिया गया और आज की डेट में अगर उसको अपराध घोषित किया है, तो इसके पूर्व के दिनांक में अगर उसने वो कार्य किया है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, उस व्यक्ति को अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवर्त निधि का अतिक्रमण नहीं किया। ठीक है, तो मतलब कि किसी प्रवर्त विधि का उस वक्त जब अपन उसके अपराध की छानबीन कर रहे हैं कि उस दिनांक को, तो उस दिनांक को अगर वो कोई विधि या कानून है जिसको आज बदल दिया गया है, तो आज से पहले जो अपराध आज घोषित हुआ है, तो पहले किए गए किसी
कार्य के लिए उसको दोष सिद्ध नहीं दिया जाएगा। उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी। और मान लीजिए कि आज से पहले उसने कोई अपराध किया, उस वक्त उसके लिए दंड या कोई जुर्माना 500 रुपये था, आज वो जुर्माना बढ़कर 2000 रुपये हो गया है, लेकिन अगर उसने आज की दिनांक से पूर्व वो अपराध किया है तो उसे वही जुर्माना लिया जाएगा। यानी कि उस दिनांक को उस कार्य के लिए कितना दंड था वही दंड उस व्यक्ति से लिया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। एक ही अपराध अगर उस व्यक्ति ने किया है तो उस अपराध के लिए उसको बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि कोई व्यक्ति है, चाहे उसने कितना ही संगीन अपराध क्यों ना किया हो, लेकिन स्वयं के ही खिलाफ गवाही देने के लिए, स्वयं के ही खिलाफ कहेंगे अपन सबूत इकट्ठा करने के लिए और उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब उसको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो स्वयं अपनी ही गवाही दे, अपने ही खिलाफ गवाही दे और अपने ही खिलाफ सबूत दे। तो ये था अपना दोष सिद्धि से संरक्षण। अगला जो अपना अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार रक्षा करता है हमारे प्राणों की, ये अधिकार रक्षा करता है हमारे जीवन की। कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित करना एक बहुत बड़ा अपराध घोषित करता है हमारा ये मूल अधिकार। कि कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी रीति से, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, उसके प्राणों से उसको कहीं वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कुछ भी करे, हम उसके जीवन नहीं हत्या सकते, हम उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते, हम उसके प्राण नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। कानून में नियत प्रक्रिया के अलावा किसी भी रीति से कोई भी, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे वो कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति हो, किसी दूसरे व्यक्ति के प्राणों से उसको वंचित नहीं कर सकता, उसके जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। देखते हैं, किसी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। उसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। प्राण के अधिकार को केवल शारीरिक बंधन में ना मानकर उसके जो मानवीय गरिमा है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। अगला अधिकार आता है हमारा शिक्षा का अधिकार, जो कि बाद में जोड़ा गया था 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 क के तहत। तो ये शिक्षा का अधिकार भी अब एक मूल अधिकार है। क्या कहता है ये अधिकार? ये अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बालकों को। 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी, राज्य द्वारा की जाएगी। और ये अधिकार प्राथमिक शिक्षा के लिए है, उच्च शिक्षाओं के लिए, व्यावसायिक शिक्षाओं के लिए नहीं है। अपना जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतिम अधिकार जो आता है वो आता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ये हमें मिलता है अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 22 के तहत ये जो अधिकार हमें प्राप्त होता है इसके 2 भाग हैं। पहला भाग क्या है? पहला भाग कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बताया जाएगा कि किस बात के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। वहाँ अगर किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको बताया जाएगा कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है तो महिला कांस्टेबल है वो उसको गिरफ्तार करेगी, इस बात की मांग महिला कर सकती है। वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो अपने किसी वकील से सहायता ले सकता है, कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है, इसका उसे अधिकार दिया जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद में उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये अधिकार हमें मिलते हैं हमारे अनुच्छेद 22 के द्वारा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है।
एक बार यहाँ देख लेते हैं। उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है उसे निम्न अधिकार देता है हमारा संविधान। यानी कि ये वाला जो अधिकार है वो किस व्यक्ति को मिल रहा है? प्रत्येक भारतीय नागरिक को मिलता है। लेकिन कब मिल रहा है हमें? जब हमें हिरासत में लिया जा रहा है कि साधारण कानून के तहत। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, कि किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है इस बात की उसको सूचना दी जाएगी। विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, वो व्यक्ति अपने वकील से परामर्श कर सकता है, सलाह मशविरा कर सकता है और अपनी रक्षा करने के लिए अपनी तरफ से अपना जो केस है, मुकदमा है, वो लड़ने के लिए उसको अधिकार है। मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में पेश होने का अधिकार है। यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको 24 घंटे में पेश करना होगा। इसका दूसरा भाग देखते हैं अपन। इसका दूसरा भाग है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी बहुत महत्वपूर्ण है, अपन को याद रखना है क्या होता है निवारक नजरबंदी। इसमें गिरफ्तार किया जाता है व्यक्ति को, लेकिन कब? अपराध करने से पहले। पहले वाले भाग में तो कोई अपराध उस व्यक्ति से हो गया था या फिर संशय था कि इसने अपराध किया है, तो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी साधारण कानून के तहत जब उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तब वो अधिकार हमें मिल रहे थे। यहाँ अपराध किया नहीं है व्यक्ति ने, अपराध करने वाला है, ये संज्ञान होने पर उसको हिरासत में ले लिया जाता है। यानी कि कई बार सरकार को ये संशय हो जाता है, ये संदेह हो जाता है कि कोई व्यक्ति है वह आपराधिक कार्यों में संलिप्त है या फिर कोई आपराधिक कार्य को अंजाम देने वाला है, इसके वो कोई वो कोई अपराध करने वाला है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है या फिर कोई कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा संशय होने पर उसको हिरासत में ले लिया जाता है। ये कहलाता है निवारक नज़रबंदी, कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसको हिरासत में ले लेना। ठीक है, दिखने में लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, उसको हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन इस संशय का आधार क्या होता है? कई बार व्यवहार में ये देखने में आया है कि ये अधिकार जो कि मूल अधिकार के रूप में हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया था, इस मूल अधिकार का दुरुपयोग सरकारों द्वारा किया गया। जहाँ इसी अनुच्छेद के पहले भाग में हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति को अधिकार मिल रहे हैं, एक तरह से उसका विपरीत ये दूसरा भाग महसूस होता है कि इसका बहुत बार दुरुपयोग सरकारों के द्वारा किया गया। इस कारण से ये एक अधिकारों की हमारी जो आलोचना है उसका भी कारण बनता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर, आशंका शब्द को ध्यान रखना है, आशंका पर गिरफ्तार किया जाता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है। अधिकार यह है कि निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार है। मतलब एक तरह से ये सरकार को हथियार दिया गया था कि जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार इनका उपयोग करेगी। लेकिन व्यवहार में स्वार्थवश या फिर कोई अपना विरोधी दल है उसके किसी व्यक्ति के प्रभुत्व को कम करने के लिए सरकारों द्वारा ऐसे कदम उठाए गए। तो ये था अपना स्वतंत्रता का अधिकार, कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं उनके अंदर बहुत सारी स्वतंत्रता हमें मिलती हैं, चाहे हमारी आजीविका की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संपूर्ण देश में विचरण करने की स्वतंत्रता है और देश के किसी भी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता है। फिर आता है अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि किसी व्यक्ति को जब अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हमें भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाते हैं? 6 अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। निवारक नज़रबंदी क्या है समझाइए, इसका भी अध्ययन अपन ने अभी किया है कि निवारक नज़रबंदी क्या है। ये एक आशंका होती है कि भाई कोई व्यक्ति है वो गैर कानूनी कार्य करने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक तरह से असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने के लिए सरकार को अधिकार दिया गया था संविधान द्वारा। तो ये है अपना निवारक नज़रबंदी।
अगले वीडियो में अपन लेंगे आगे के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तब तक के लिए धन्यवाद।